इनकम टैक्स के विद्यार्थियों, दीपावली के अवकाश के बाद में आज पहली बार आप लोगों का एक नए चैप्टर से व्याख्यान की शुरुआत हो रही है। वैसे मैंने इसकी चर्चा पहले जब वो इनकम टैक्स का लास्ट लेसन था अपना 4/11 वाला 4 नवंबर का, उसमें बता दिया था कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों की मेरे हिसाब से हो चुकी है। आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करना बाकी रहेगी, जो निरंतर आप लोग थ्योरी और उदाहरणों से और उसके बाद में प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज अपन अगला चैप्टर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। डेप्रिसिएशन आप लोग जानते हैं और मेरे ख्याल से रिबेट से भी आप लोग लोअर क्लासेज में परिचित रहे होंगे। डेप्रिसिएशन ह्रास और रिबेट मानी होती है अलग अलग तरह की छूटें। तो इस चैप्टर में ये दिया हुआ है कि ह्रास, डेप्रिसिएशन और अन्य छूटें किस तरह से दी जाएं, कब दी जाएं, कितनी दी जाएं, उनके रेट्स क्या हैं, ये सब इनकम टैक्स के हिसाब से अपन को देखनी है। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने लोअर क्लासेज में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा उस टाइम डेप्रिसिएशन की छूट दी होगी, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को ये बता दिया गया होगा कि डेप्रिसिएशन इस दर से देना है, या डेप्रिसिएशन के मोटे रूप से 2 तरीके वहाँ पर आप लोगों को बताए थे। एक स्थायी किस्त विधि होती है जिसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, वो तरीका था डेप्रिसिएशन देने का, लेकिन रेट वहाँ बता देते थे। और दूसरा तरीका था घटते हुए मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगाना, जिसको अपन कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इन दोनों ही तरीकों में आप लोगों को सामान्य रूप से वहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दी जाती थी। यहाँ आप लोगों से अपेक्षा ये की जाएगी कि आप लोग डेप्रिसिएशन के संबंध में अच्छे से आपको उसके नियमों का, अच्छे से उनके रेट्स का, और किसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है और किसके ऊपर नहीं, आदि सब बातों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन, और स्टार्ट करते ही सबसे पहले अपने को देखना है कि डेप्रिसिएशन की छूट प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हो। हर कोई करदाता डेप्रिसिएशन की छूट प्राप्त करना चाहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन की छूट लेने के लिए ये कहते हैं कि कुछ आवश्यक शर्तें। इससे पहले आप लोग ये जान लें कि ये चैप्टर अपने काम में आएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, जो जस्ट इसके बाद में वो ही आएगा, व्यापार और पैसे की आय। व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है। और जब अपन बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी संपत्तियां भी होती हैं, और वहाँ पर करदाता ये कोशिश करता है कि उसको अधिकतम छूटें मिलें और उसमें ह्रास भी शामिल है। तो ह्रास के संबंध में प्रैक्टिकल रूप से ये चैप्टर काम में आएगा व्यापार और पैसे में, लेकिन परीक्षा के लिहाज से भी इसमें छोटे प्रश्न तो अवश्य ही पूछे जाते हैं। 8 नंबर वाले, 2 नंबर का प्रश्न भी आता है, 8 नंबर वाला भी आता है। तो इसलिए, और फिर उसके बाद में व्यापार और पैसे की आय की जब गणना करेंगे आप लोग, व्यापार और पैसे की आय जो आप लोगों ने पहले ज्ञात करी होगी लोअर क्लासेज में, थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आय ज्ञात की थी। तो इस तरह से अगले चैप्टर में जब आय की गणना करेंगे तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन अपने काम में आएगा। तो शर्तें देखनी है अपने को कि डेप्रिसिएशन की छूट प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि करदाता के हितों का ध्यान भी रखना है कि नियमानुसार उसको सारी छूटें मिल जाएं और नियमों का उल्लंघन भी नहीं हो।
कहीं ऐसा भी नहीं हो कि आप आवश्यकता से ज़्यादा छूट दे दें या जो छूट लेने का अधिकारी नहीं है उसको भी छूट दे दें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में तभी रखी जाएंगी जब अपने को डिप्रिसिएशन के संबंध में नियमों के बारे में जानकारी हो। तो अपना हेडिंग है कि ये डिप्रिसिएशन प्राप्त करने के लिए पहली बात तो ये कि शर्तें क्या हैं। तो उसमें पहली शर्त दे रखी है, करदाता संपत्ति का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी होना चाहिए। ये पहली बात हो गई। डिप्रिसिएशन की छूट तभी मिलेगी जब उस संपत्ति का वो करदाता मालिक हो, मालिकाना हक उसके पास में होना चाहिए। मालिक होगा तभी उसे डिप्रिसिएशन की छूट मिलेगी। अगर वो किराए पर ले रखी है उसने तो ये छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन एक होता है किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में करदाता संपत्ति क्रय करता है हायर परचेज से, किराया क्रय पद्धति से वो इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर संपत्ति किराया क्रय पद्धति से खरीदी गई है तो यद्यपि उसको स्वामी नहीं माना जाता, परंतु फिर भी उसे इस पर डिप्रिसिएशन स्वीकृत किया जाता है। तो ये देखना है आपको, पहला संपत्ति का मालिक होना चाहिए। फिर दूसरा है, करदाता उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार और पैसे के लिए करता है। जो संपत्ति है जिसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन दे रहे हैं वो संपत्ति करदाता के व्यापार और पैसे में काम में आनी चाहिए, उसके बिजनेस में या प्रोफेशन में। आगे चल के अपन बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर करेंगे, जो आपको अगला चैप्टर है उसमें बताया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको देखना है कि करदाता उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार अथवा पैसे के लिए करे। ये दो शर्तें होंगी, स्वामी होना चाहिए, उस संपत्ति का प्रयोग व्यापार और पैसे के लिए करे। और फिर उसके बाद में तीसरी इम्पोर्टेंट शर्त है, गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग किया जाए, यानी संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग भी होना चाहिए। गत वर्ष में अगर संपत्ति का प्रयोग होता है तो उसको डिप्रिसिएशन मिलेगा। संपत्ति का प्रयोग कई बार निष्क्रिय भी हो सकता है। संपत्ति एक तो सक्रिय रूप से प्रयोग में आती है, कई बार संपत्ति है पर किसी हड़ताल या तालाबंदी के कारण कोई मशीनरी आदि का उपयोग नहीं किया गया, तो भी ये माना जाएगा कि गत वर्ष में व्यापार में प्रयोग हुआ है, अतः उसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया जाएगा। यानी उसका उपयोग सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है, लेकिन संपत्ति का गत वर्ष में प्रयोग किया जाए। तो तीन ये इम्पोर्टेंट शर्तें हो गई। पहला, स्वामी होना चाहिए, उस संपत्ति का प्रयोग व्यापार और पैसे में करे, और फिर गत वर्ष में संपत्ति काम में आए। ये तीनों शर्तें अगर लागू होती हैं तो डिप्रिसिएशन अपन देंगे। फिर उसके बाद में एक नीचे अलग हेडिंग में दे रखा है कि डिप्रिसिएशन की छूट देने के संबंध में अभी शर्तें थी, पर ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन अलाउंस। तो वो भी देखने हैं फिर अपने को, और वो रूल्स ये हैं जिसमें सबसे पहला है कि नंबर 1, संपत्तियां जिन पर ह्रास छूट स्वीकृत होती है। ऐसी संपत्तियां जिन पर डिप्रिसिएशन दिया जाता है उसको दो भागों में बांटते हैं। संपत्ति या तो मूर्त हो सकती है या अमूर्त हो सकती है। मूर्त संपत्तियों को इंग्लिश में कहते हैं टेंजिबल, यानी जो दिखाई देती हैं, मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। तो संपत्ति दो तरह की हो सकती हैं जिन पर छूट मिल रही है, वो या तो मूर्त संपत्ति हो या अमूर्त हो। अमूर्त का मतलब जो दिखती नहीं है, इनटेंजिबल। पहली टेंजिबल, दूसरी इनटेंजिबल। टेंजिबल में कौन कौन सी आती हैं, जैसे इसमें भवन हो सकता है, मशीन हो सकता है, प्लांट है, फर्नीचर है। ये सारी मूर्त संपत्तियां हैं जो अपने को दिखती हैं। और अमूर्त संपत्तियां,
अमूर्त वो हैं जो संपत्तियां तो हैं लेकिन दिख नहीं रही हैं, जैसे कोई भी ज्ञान है, नॉलेज। सेकंड नंबर पेटेंट है। पेटेंट को हिंदी में कहते हैं अपन एकस्व, यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करने का अधिकार एकस्व पेटेंट है, पेटेंट राइट होते हैं पेटेंट। फिर उसके बाद में कॉपीराइट है। कॉपीराइट माने किसी भी कॉपी, पुस्तक की कोई भी कॉपी लिखने का अधिकार है, वो एक संपत्ति है, कॉपीराइट। फिर ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क आप लोग जानते होंगे, जैसे अलग अलग वस्तुओं के ट्रेडमार्क होते हैं, जैसे नेताजी ब्रांड तेल, कोलगेट, ये सारे ट्रेडमार्क हैं। तो ये भी संपत्ति हैं लेकिन अमूर्त हैं। और फिर इसी तरह से कोई भी लाइसेंस या विशेषाधिकार या अन्य इसी प्रकार के व्यापारिक अधिकार आते हैं। तो दो संपत्तियां आप लोगों ने देख ली, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां, जिनके ऊपर राहत छूट स्वीकृत होती है। लेकिन अपने को कुछ चीज़ें यहाँ जब मूर्त और अमूर्त संपत्तियों पर छूट दी जाती है तो कई इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। इफ़ और बट्स का भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले इन्होंने लगा रखा है विनियोग, ख्याति, पशुधन आदि के संबंध में राहत छूट स्वीकृत नहीं होती है। ये आप लोगों को पक्का ही ध्यान रखना है कि किन के संबंध में राहत छूट नहीं मिलती है। अगर स्पष्ट रूप से कह रखा है कि इन पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। और वो संपत्तियां प्रश्न में आ भी सकती हैं, लेकिन अपन लोगों को उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं देना है। उसमें सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पशुधन को कहते हैं लाइव स्टॉक, तो इन पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड लाइव स्टॉक, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना। दूसरा, भवन के ऊपर छूट मिलती है, लेकिन भवन के अंतर्गत केवल जो ढांचा बनाया गया है उसकी लागत पर राहत छूट स्वीकृत है। भवन जो बनाया गया उस पर छूट है। भूमि के मूल्य, जो लैंड की प्राइस है, उस मूल्य के ऊपर राहत नहीं मिलता है। केवल ढांचे पर जो आपको दिख रहा है ढांचा, जमीन या भूमि के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद में ये कहते हैं भवन, सामान्य रूप से तो अपन भवन का मतलब जिनमें रहते हैं या बिजनेस के काम लेते हैं वो भवन है, लेकिन ये कहते हैं कि भवन शब्द के अंतर्गत इसमें सड़क, ब्रिज मानी पुल, भूमिगत नालियाँ, अंडरग्राउंड नाली है, कुआं है, ट्यूबवेल है, ये सब भी भवन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भवन में ही सड़क, पुल, अंडरग्राउंड नाली, कुआं और ट्यूबवेल ये भी भवन के अंतर्गत शामिल है। और फिर उसके बाद में एक चौथे पॉइंट के द्वारा समझाया है प्लांट। आप लोगों ने मशीन और प्लांट शब्द पहले जब बैलेंस शीट बनाई है तो काम में लिया है, मशीन और प्लांट। मशीन को आप लोग जानते हैं, लेकिन कोई ये कहे प्लांट, तो प्लांट के बारे में यहाँ ये बता रखा है कि प्लांट जो शब्द है उसमें जहाज़, गाड़ियाँ, पुस्तकें, वैज्ञानिक यंत्र एवं चिकित्सा संबंधी उपकरण सम्मिलित हैं प्लांट में बड़ी रोचक बातें हैं कि प्लांट में जहाज़ भी शामिल करेंगे, गाड़ियाँ जो मोटर गाड़ियाँ हैं वो शामिल होंगी, और बुक्स भी शामिल कर रहे हैं प्लांट में। और प्लांट में शामिल कर रहे हैं वैज्ञानिक यंत्र, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और चिकित्सा संबंधी उपकरण, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सारे शामिल हैं। परंतु इसमें चाय की झाड़ियाँ, पशुधन, भवन, फर्नीचर और फिटिंग सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया। फिर उसके बाद में और आगे चलते हैं और राहत छूट संबंधी अपन नियम देख रहे हैं, जिसमें पहला नियम अपन ने देख लिया मूर्त और अमूर्त संपत्तियों के संबंध में,
और कुछ ऐसी संपत्तियां जिनके संबंध में राहत छूट नहीं मिलती है, ये अपन ने देखा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये कहते हैं कि निम्न दशाओं में राहत छूट स्वीकृत नहीं की जाती। निम्न दशाओं में राहत छूट स्वीकृत नहीं होती। उसमें दशा पहली है 1 अप्रैल 2001 से पूर्व आयातित कार। 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई कार इंपोर्ट की गई है, यदि कोई करदाता 28 फरवरी 1975 के बाद परंतु 1 अप्रैल 2001 से पूर्व भारत के बाहर बनी हुई मोटर कार खरीदता है, तो ऐसी विदेशी कार पर सामान्यतः राहत छूट नहीं दी जाएगी। सामान्य रूप से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की छूट नहीं मिलती है। 1 अप्रैल 2001 से पहले की इंपोर्टेड कार जो 28 फरवरी 75 और 1 अप्रैल 2001 से पहले भारत के बाहर बनी थी। परंतु निम्न दशाओं में ऐसी कार पर छूट दी जा सकती है। वह सामान्य रूप से तो इसके ऊपर छूट नहीं देंगे, लेकिन निम्न दशाओं में दे सकते हैं। यदि ऐसी मोटर कार का प्रयोग टूरिस्ट को किराए से लाने ले जाने के व्यवसाय में अगर किया जाता है, तो टूरिस्ट के लिए अगर वो काम में आती है तो डेप्रिसिएशन की छूट मिल जाएगी। और बी पॉइंट इसमें है, मोटर कार का प्रयोग भारत के बाहर किसी दूसरे देश में करदाता के स्वयं के व्यापार अथवा पैसे के लिए किया जाता है। मोटर कार का उपयोग भारत के बाहर हो और वो करदाता के व्यापार और पैसे के लिए किया जाए तो फिर छूट मिल जाएगी। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट इसका है, ह्रास की कटौती संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं। एक ये ध्यान रखना है कि यदि किसी मशीन या प्लांट पर डेप्रिसिएशन की संपूर्ण राशि की कटौती दे दी गई है, तो फिर अगले वर्षों में ह्रास छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। यानी संपत्ति की जो वास्तविक लागत है उससे अधिक छूट नहीं दी जा सकती। ये ध्यान रखने की बात। और फिर तीसरा पॉइंट आता है अब ह्रास गणना करने की विधि। ह्रास गणना करने के मेथड्स क्या हों, उसमें पहला एक दे रखा है, नंबर 1, वास्तविक लागत पर ह्रास छूट। वास्तविक लागत, एक्चुअल कॉस्ट। आपने लोअर क्लासेज में एक्चुअल कॉस्ट जो संपत्ति की लागत थी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दिया था, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि वास्तविक लागत पर ह्रास छूट है वो किसको मिलेगी? वो मिलेगी केवल शक्ति का उत्पादन करने वाले उपक्रम, जो एंटरप्राइज हैं, जो शक्ति का उत्पादन करते हैं, पावर का, या तो उसका उत्पादन करते हैं या वितरण करते हैं, उनकी संपत्तियों पर वास्तविक लागत पर निर्धारित दरों के अनुसार छूट दी जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट है संपत्ति की, उसके ऊपर निर्धारित जो दर लागू है उन दरों के आधार पर छूट दी जा सकती है। ये तो ह्रास गणना करने की पहली विधि। दूसरी विधि है अपलिखित मूल्य पर ह्रास छूट, डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू। जो अपन ने पहले पॉइंट पर पावर का उत्पादन और वितरण करने वाले एंटरप्राइजेज की संपत्तियां देखी, उनके अतिरिक्त अन्य व्यापार और पैसे की या अन्य एंटरप्राइजेज की संपत्तियों पर, संपत्तियों के किसी भी समूह पर उनके अपलिखित मूल्य पर निर्धारित दरों से छूट स्वीकृत की जाएगी। यानी अब अपलिखित मूल्य और जो बाकी उपक्रम बच गए, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज बच गए, उनकी संपत्तियों पर अपलिखित मूल्य पर छूट दी जा सकती है। और वो इसमें नया शब्द इन्होंने काम में लिया, संपत्तियों के किसी भी समूह पर। यानी एक डेप्रिसिएशन की रेट वाली संपत्ति, वो सारा अपन एक समूह बनाएंगे फिर समूह के आधार पर। तो यानी दो तरह से डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है। पहला हुआ वास्तविक लागत और दूसरा हुआ अपलिखित मूल्य। और फिर संपत्तियों के समूह बनाएंगे अपन और समूह के ऊपर ह्रास छूट दी जाएगी, क्योंकि व्यापार में बहुत सारी संपत्तियां होती हैं। एक एक संपत्ति पर ह्रास छूट देने के बजाय उनके ग्रुप बना लिए जाते हैं।
संपत्तियों के समूह का मतलब है कि संपत्तियों से किसी भी वर्ग में आने वाली संपत्ति का ऐसा समूह जिसके संबंध में समान दर निर्धारित की गई है, जिसके संबंध में, जैसे भवन के संबंध में मान लो 3 तरह के समूह हैं, क्योंकि भवन के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगी कि 5% भी हो सकती है, 10% हो सकती है, 40% हो सकती है भवन के लिए। तो जो 5% की रेंज में आते हैं उनका अलग समूह होगा, 10% वालों का अलग होगा और 40% वालों का अलग होगा। इनका समूह हो जाएगा। इस प्रकार अन्य संपत्ति हैं, फर्नीचर, मशीन, प्लांट और अमूर्त संपत्तियां आदि के भी समूह बनाए जाएंगे। तो इनके समूह बनाएंगे और समूह के आधार पर छूट देंगे। फिर उसके बाद में 5th पॉइंट आता है, गत वर्ष में प्राप्त की गई संपत्तियों पर ह्रास छूट। कोई संपत्ति यदि गत वर्ष में प्राप्त की जाती है तो 180 दिन या इससे अधिक प्रयोग में लाई जाती है तो ह्रास छूट निर्धारित दर से देंगे। यानी 6 महीने से अधिक अगर काम में आती है तो लागू रेट से दे देंगे, लेकिन 180 दिन से कम अगर वो काम में आती है, यानी 6 महीने से कम काम में आती है, तो जो दर लागू है उसकी 50% के बराबर छूट दी जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि गत वर्ष में संपत्ति जो प्राप्त की गई है वो कितने समय के लिए काम में आ रही है। 6 महीने से अधिक के लिए काम में आई तो पूरी दर से, और उससे कम काम में आती है तो लागू दर का 50% के आधार पर डेप्रिसिएशन की छूट दी जाएगी। इस संबंध में डेप्रिसिएशन से संबंधित और जो नियम हैं तो उनके ऊपर अपन अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा आग्रह है कि डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की थ्योरी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।